नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर अपने पिछले सैंपल पेपर्स के माध्यम से यहाँ पर अपने पाठ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा आता है यहाँ पर एग्जाम में हमारा पेपर और कौन सा चैप्टर है हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण। और वैसे तो देखिए, आपने अभी तक 2 से 3 सैंपल पेपर यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि लगभग सभी चैप्टर से हमारे जो प्रश्न हैं वो बनते हैं। और कौन से चैप्टर बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हमने देखना है, और कौन से चैप्टर लास्ट जो हमारा सैंपल पेपर था उसमें और जो हमारा ये जो एग्जाम का लास्ट ईयर का ओल्ड पेपर है इसमें आया है, यानी कि अब क्या कुछ चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न में, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में अपने टॉपिक में, यानी कि जो हमारा पेपर है 2023 का, उसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा वो था हमारा एक अपठित गद्यांश। यानी कि हर एग्जाम में आपको सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो एक अपठित गद्यांश के तौर पर आता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर उस गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्नों को आपने हल करना होता है, सॉल्व करना होता है। और उसके बाद आपका आता है एक निबंध, जिस पर हमने अपने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया। देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न था उसे भी सॉल्व किया। उसके बाद हमने अपना सेकंड यानी कि दूसरा प्रश्न जो था एक निबंध, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और 200 शब्दों में निबंध लिखना है। देखिए, क्लास 10th में आपके लिए थोड़ा सा इजी था क्योंकि वहां पर आपको सब टॉपिक्स भी दिए हुए थे, यानी कि आपको निबंध के जो सब टॉपिक्स हैं वो आपको दिए हुए थे और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था, उन्हीं सब टॉपिक्स पर आपने आगे लिखना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको केवल और केवल टॉपिक्स दिए हुए हैं और आपने उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स यानी कि आपने हेडिंग्स खुद बनानी है, आपने प्रस्तावना, आपने उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो आपकी सब टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, वो खुद बनानी है और आपने अच्छा सा एक निबंध लिखना है। लेकिन आपका जो निबंध का एक मतलब लेंथ होगी वो केवल 200 शब्द। 200 शब्दों से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा ना करें कि 10 पेज लिखना है, 8 पेज लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका टाइम जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक ही प्रश्न पर ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको पता है हिंदी का जो हमारा पेपर होता है वो पूरा रिटर्न में होता है, यानी कि उसमें आपको सारे आंसर प्रॉपर तरीके से लिखने होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का काफी ध्यान यहाँ पर रखना होता है। तो इस तरह से जैसे ये निबंध हमने डिस्कस किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको जो 3 प्रश्न आपके दिए थे कि आप कुछ प्रश्न जो है इनको घर पर एक बार पढ़कर आए, समझ कर आए। और जैसे कि हमने इन पर डिस्कस किया ही है पहले ही, तो ये आपने समझे होंगे घर पर, और जैसे मैंने बताया कि कोई डाउट भी हो तो आप वो पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने उसके बाद किया था आलेख और रिपोर्ट, जो कि आपके क्लास 12th के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आलेख लेखन और रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, आलेख लेखन और रिपोर्ट राइटिंग क्लास 12th के, ये क्योंकि व्याकरण में यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं आता है, बाकी जो आता है व्याकरण में यहाँ पर वो आपके जो आपका संस्कृत का पाठ है उसमें से आपका थोड़ा बहुत चीजें आती हैं, बाकी आपका उसमें व्याकरण इतना नहीं आता है। आपको जैसे मैंने बताया फीचर क्या होता है या संपादकीय क्या होता है, एक समाचार पत्र के क्या विशेष गुण हैं, और जनसंचार क्या है, जनसंचार के विभिन्न माध्यम क्या है, संचार क्या है, संचार के विभिन्न माध्यम क्या है, या इस तरह के जो आपके प्रश्न आते हैं। और जैसे रिपोर्ट क्या होती है, यानी कि प्रतिवेदन क्या होता है, प्रतिवेदन लिखना। और जैसे आपको यहाँ पर 2 प्रश्न आए हुए हैं, आलेख और प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड जो एक पीपीटी के तौर पर मैंने पूरा का पूरा आंसर पहले ही आपको क्लियर करवा दिया है कि किस तरह से आपने ये सब चीजें लिखनी है। फिर भी कहीं पर डाउट होता है तो आप जरूर आगे क्लियर करें। उसके बाद हमारा यहाँ पर था हमारे काव्य खंड से जुड़े हुए प्रश्न। अब देखिए, हमारे काव्य खंड से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, तो बिल्कुल सेम जिस तरह से हम यहाँ पर अपने गद्य खंड को जिस तरह से
हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशंस में अपने चैप्टर से रिलेटेड काव्य खंडों को पढ़ा था, बिल्कुल वही है। और इस बार भी आपको सेम चीजें, यानी कि आपको 2 काव्यांश दिए गए हैं और दोनों काव्यांशों में से किसी एक पर आपने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो ये आपका एक काव्यांश है जिस पर हमने लास्ट सेशन में बात की थी, और उसके बाद यहाँ पर हमारा सेकंड काव्यांश, दूसरा काव्यांश जो है, क्योंकि ये ऑप्शन में है दोनों, तो आपको लगभग ऐसा है कि कुछ जो हर बार रिपीट हुए हैं उनको भी जरा देख लें। और ये आप देखेंगे कि ये दोनों जो काव्यांश है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये दोनों काव्यांश 2023 में जो है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि जो पिछले आपके काव्यांश आ रहे थे बाकी एग्जाम्स में, उन एग्जाम्स से थोड़ा सा अलग है, यानी कि ये रिपीट हुए, ज्यादा रिपीट नहीं हुए हैं। तो इसीलिए इन पर जरा सा अच्छे से ध्यान दें, इन चैप्टर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वो जरा सा अच्छे से पढ़ ले। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ये वाला, कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहो नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ पर कहा है कि उपयुक्त दोहे में किस घटनाक्रम का वर्णन है। तो यहाँ पर ये जो घटनाक्रम है ये आपको पता है कि जब जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, तो उस टाइम पे लक्ष्मण जी एक तरह से मूर्छा आ गई थी, वो बेहोश हो गए थे। तो अब उनको, उनके लिए जब सुषेण वैद्य को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि आपके पास सिर्फ कल सुबह तक का टाइम है, और आप अगर संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो फिर लक्ष्मण को कहीं ना कहीं जिलाया जा सकता है, अगर सूर्योदय हो गया तो फिर इनके प्राण नहीं बचाए जा सकते। तो इस तरह अब कौन लेकर आएगा संजीवनी बूटी। तो उस टाइम पे हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई रामचंद्र जी ने कि ये काम केवल तुम कर सकते हो, संजीवनी बूटी केवल आप ला सकते हो। और इस तरह से उन्होंने जब उन्हें ये याद दिलाया तो उसके बाद जो है वो गए और वहां पर संजीवनी बूटी लेने के लिए वो पूरे के पूरे जो उस मेरु पर्वत था, वो पूरे के पूरे उस जहां पर संजीवनी बूटी थी, उस पूरे के पूरे पर्वत को वो उठाकर ले आए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि इनमें से संजीवनी कौन सी बूटी है। तो जब वो उस पर्वत को लेकर, हाथ में लेकर, जब वो आकाश में उड़ रहे थे, जब वो चल रहे थे, तो वो अयोध्या के ऊपर से गुजरे। जब वो अयोध्या के ऊपर से गुजरे तो वहां पर भरत ने जब ये देखा कि ये कौन राक्षस है जो इतना बड़ा पर्वत जो है अपने हाथ में लिए जा रहा है, तो उन्होंने एक तीर मारा और उस तीर से सीधे हनुमान जी जो है राम का नाम जपते हुए उस तीर के साथ ही वो जमीन पर आ गए। और जब वो आए तो उस टाइम पे उन्होंने फिर पूरी कहानी सुनाई कि तुम राम का नाम क्यों जप रहे हो। तो उन्होंने पूरा बताया कि ये प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैं ये संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ, और मुझे बूटी नहीं मिल पाई, तो इसलिए मैं पूरा का पूरा पर्वत ही लेकर जा रहा हूँ। तो तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है कि तुम इतने अच्छा काम कर रहे हो, तो उन्होंने उन्हें तुरंत ही अपने बाण में बिठाकर तुरंत भेज दिया। तो जब वो एक तरह से जा रहे हैं, तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल सील गुण। तो उस टाइम पे हनुमान जी जो भरत है वो हनुमान जी के बारे में सोच रहे हैं, और हनुमान जी भरत के बारे में सोच रहे हैं कि कितने सारे एक तरह से भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। वो सोच रहे हैं कि जो भरत के अंदर सब कुछ, भरत के पास सब कुछ है, बाहुबल है, सील है, गुण है, और साथ ही प्रभु के पदों से जो वो चरण, जो एक तरह से खड़ाऊं लेकर आए थे, जिस तरह से वो उनकी पूजा करते हैं, जिस तरह से वो उनका एक तरह से उनको राजगद्दी पर रखा हुआ है, तो वो सब देखकर वो क्या कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। जो हनुमान जी हैं बार बार उनके सील गुण की सराहना कर रहे हैं कि कितने अच्छे भाई हैं। तो कहते हैं ना, भरत सा भाई,
जब भाई की तुलना की जाती है कभी भी किसी के साथ कि ये तो राम, एक इनकी जोड़ी तो एक तरह से कैसी है, ये भरत जैसा भाई है जो अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है और उसको अपना सब कुछ मानता है, भरत सा भाई। ठीक है, तो हनुमान जी किसकी आज्ञा पाकर कहाँ को चले? हनुमान जी भरत की आज्ञा पाकर लंका को चले। उसके बाद पवन कुमार किसके गुणशीलों की सराहना करते हुए जा रहे हैं? पवन कुमार राम के भाई भरत की सराहना, भरत के शील गुणों की, गुणशील की सराहना करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। और उसके बाद देखिए जो आगे हमारे प्रश्न है, वो सारे प्रश्न अभी कुछ जो होंगे वो आपके काव्य खंड से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका अगला काव्यांश है वो भी एक काव्यांश ही है और उससे भी आपको क्या करना है, सेम चीजें करनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं है, ये आपको करना ही करना है। प्रश्न 6 जो है यहाँ पर एक तरह से आपने केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है ना, 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं और ये आपका 2 नंबर का है, तो 2 में से केवल किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से आपको यहाँ पर काव्यांश दिया गया है और आपने उसको समझना है। जैसे नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती हैं वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ पर छाया, तिरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले ले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे तनिक रोक रखो, उसे तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, नभ में पाती बांधे बगुलों की पाखें। और चैप्टर का नाम है बगुलों के पंख। ठीक है, और इस पाठ में आपने 2 प्रश्न, जैसे मैंने आपको बताया 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। काले बादलों से भरे आकाश में उड़ते बगुलों के पंक्ति की शोभा का वर्णन उक्त पंक्तियों के आधार पर कीजिए। यानी कि इस पूरे के पूरे काव्यांश को आपने, पूरे के पूरे काव्यांश की आपने एक तरह से व्याख्या कर देनी है, यानी कि पूरे भाव सौंदर्य को बता देना है कि किस तरह से उनकी सुंदरता को। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, आपने देखा होगा सांझ का समय, मैंने ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कराया है, विद पिक्चर्स के साथ कराया है कि किस तरह से नभ में, आकाश में जब शाम का समय होता है तो किस तरह से जो बगुले होते हैं, सफेद कलर के जो बगुले होते हैं, वो किस तरह से पंक्तिबद्ध होकर वो उड़ रहे होते हैं। चुराए लिए जाती है वो मेरी आंखें, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि वो बिल्कुल उन्हीं की तरफ देखे हुए हैं और उनकी खूबसूरती इतनी है, उनकी सुंदरता इतनी है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें वहां से हटने को तैयार नहीं है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, पूरे आकाश में हल्के हल्के काले कजरारे बादल छाए हुए हैं, तिरती सांझ की श्वेत काया, और उस पे ऐसा लगता है कि सफेद रंग की कोई काया, अर्थात जो शरीर है उन बगुलों का, सफेद रंग का सुंदर सा शरीर जो है उस पर तैर रहा है, ऐसा लग रहा है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, और धीरे धीरे ये मुझे अपने प्रेम में, अपने अपने आकर्षण में धीरे धीरे ये मुझे बांध रहा है। ये सुंदरता जो है ये धीरे धीरे अपने आकर्षण में, अपने सुंदरता में मुझे अब बांध रही है। तनिक उसे कोई रोको, कवि कहते हैं अरे कोई रोको इसे, ये मैं पूरी तरह इस पर न्यौछावर हो जाऊंगा, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है ये दृश्य। और वो कहती है वह तो चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, यानी कि ये दृश्य इतना मनोरम है, इतना सुंदर है कि मेरी आंखें हटने को तैयार नहीं है वहां से, मेरी आंखें हट ही नहीं पा रही हैं। नभ में पाती बांधे बगुलों के पांखें, जो नभ में, आकाश में कजरारे बादलों के बीच सफेद बगुलों के जो ये पंख है, ये पंक्तिबद्ध होकर इस प्रकार से ये बगुले उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मेरा मन जो है चुरा कर ले जाएंगे आप। तो इस तरह से आपने इसका, यहाँ पर तो इसका वर्णन करना है और यहाँ पर कविता का भाव अपने शब्दों में लिखना है। तो यानी कि यहाँ पर भाव सौंदर्य लिखना है, यहाँ पर व्याख्या करनी है, तो दोनों में से कोई एक। तो जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं आपको साथ ही भाव सौंदर्य भी यहाँ पर क्लियर करती हूँ और आपको एक तरह से पूरी की पूरी व्याख्या भी आपके लिए करती हूँ। तो आप
जो चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आती है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, पूरे 2 नंबर मेरे अच्छे से आ सकते हैं, मैं अच्छा सा लिख सकता हूँ, तो उनमें से किसी एक प्रश्न को आप अच्छे से क्लियर करके लिख दें। अगला है हमारा यहाँ पर प्रश्न, ये भी हमारे काव्य खंड से ही है और ये आपके पाठ से जुड़े हुए प्रश्न हैं, यानी कि अभ्यास के जो प्रश्न आप करते हैं, इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हैं। 3 प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, उनमें से किसी 2 पर आपने उत्तर लिखना है। प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय भाव अर्थात चैप्टर का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज और उसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से एक जो अपाहिज व्यक्ति है उसको कैमरे के सामने, यानी कि जहां पर लाइव न्यूज चल रही है वहां पर उसको बिठाया गया है और उससे उसके अपाहिजपन के बारे में पूछा जा रहा है कि आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आप अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, ये अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। तो इस तरह से उसको क्या किया जा रहा है, उसको उसके अपाहिजपन को लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका जो केंद्रीय भाव है, मेन जो इसका एक मोटिव है, वो क्या है मेन मोटिव, तो इस तरह की चीजों का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि यहाँ पर जो न्यूज चैनल है वो क्या, उनका जो सबसे मेन टारगेट होता है वो होता है अपने आप को बेस्ट, अपने आप को सबसे अच्छा दिखाना। तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। वो लोगों में अपनी टीआरपी उन्हें बढ़ानी होती है, लोग वो चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को देखें और फिर वो इस तरह से क्या करते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो दुखी है, जो परेशान है, जो पहले से दुख में है, जो परेशान है, आपने देखा होगा आज के टाइम में भी ये सारी चीजें सामने पर होती हैं कि अगर किसी इंसान के ऊपर कभी कुछ बीत जाती है तो देखिए उसके घर वालों को उस टाइम पे जब वो उस सबसे बड़े दुख से जूझ रहा होता है उसको क्योंकि देखिए जब इंसान परेशानी में होता है तो उस टाइम पे उसको कुछ नहीं सूझता, ठीक है। तो उसके घर वालों को बकायदा बुलाया जाता है, लाइव टीवी शो चल रहा होता है और उसमें सवाल पूछे जाते हैं, उनको रुलाया जाता है, उनको एक तरह से उनसे सवाल पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार ये सारी चीजें हुई हैं और इस तरह से करते ही अक्सर लोग अपने फायदे के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से इस वाले प्रश्न को एक बार ढंग से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये मुझे लगता है कि आना ही आना है, हर बार ये आपका रिपीट होता है। और इस चैप्टर से आपका काव्यांश भी आता है, लेकिन तब भी जब आप इस पाठ को काव्यांश के रूप में यदि पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपका ये प्रश्न के रूप में भी ये आता है। ठीक है, कि बादलों के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन बादल राग कविता के आधार पर कीजिए। ठीक है, जब बादल आते हैं, ठीक है, तो बादल राग कविता में यहाँ पर बादलों के आगमन का जो प्रकृति में किस तरह से परिवर्तन होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बादलों को क्रांति दूत की तरह बताया है कि किस तरह से जब बादल आते हैं तो जो एक होता है ना कि कुछ लोग जो पीड़ित होते हैं समाज में, उनके लिए बहुत ज्यादा एक तरह से वो क्रांति दूत के रूप में आते हैं, उनके लिए स्टैंड लेते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं। और दूसरा ये है कि जो बीज बहुत ज्यादा गर्मी के कारण, क्योंकि ये बारिश का जो मौसम आता है वो कब आता है, ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, ठीक है। और वैसे भी जब बारिश होती है वो काफी टाइम के बाद बारिश होती है, तो उससे पहले कैसा रहता है, जमीन वो बिल्कुल सूखी हुई रहती है और उसमें जो बीज पड़ा है वो सुप्तावस्था में पड़ा है, ठीक है। तो अब जब वो बीज जब बारिश हुई है तो उसको क्या मिल गई, अब अनुकूल कंडीशंस मिल गई है, अब अनुकूल परिस्थितियां उसको मिल गई हैं। अब वो क्या हो गया है, बीज अंकुरित हो गया है, चारों तरफ हरियाली फैल गई है, यानी कि बादलों के आने से प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, चारों तरफ हरियाली छा गई है और प्रकृति का वातावरण जो है बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, साफ सुथरा प्रतीत हो रहा है। और ये नवजीवन का एक नवजीवन लेकर आए हैं ये बादल,
यहाँ पर आपने देखा होगा जब बारिश के बाद जब गर्मी होती है, गर्मियों में धूल भरी आंधी चलती है और चारों तरफ का वातावरण बहुत ज्यादा एक तरह से डस्ट से भरा हुआ लगता है, लेकिन जब झमाझम तेज बारिश होती है उसके बाद अब आप अगर बाहर आएंगे तो आपको चारों तरफ क्या लगेगा, साफ साफ सुथरा धुला हुआ सा प्रतीत लगेगा। तो बिल्कुल उस तरह से यहाँ पर बादल राग कविता में यही सारी चीजें बताई गई हैं और भी अच्छे से आप यहाँ पर इसको क्लियर कर सकते हैं। एक बार चैप्टर को पढ़ें और घर पर, जैसे मैंने कहा, इस प्रश्न को तो आपने याद करना ही करना है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, तो इसको आप जरूर याद कर लें, अच्छे से याद कर लें। अगला है प्रश्न, छोटे चौकोने खेत की तुलना कागज के पन्ने से क्यों की गई है, संबंधित कविता के आधार पर कीजिए। तो जैसे यहाँ पर कवि ने कहा है, छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, ठीक है। तो छोटे चौकोने खेत की जो तुलना है वो कागज के पन्ने से इसलिए की गई है, तो कभी इस पर जब कहते हैं कि जब हम यहाँ में जिस तरह से खेत में मैं बीज डालता हूँ, ठीक है, उसी तरह से मैं अपने कागज के पन्ने पर कल्पनाओं के बीज बोता हूँ, ठीक है। और फिर जिस तरह से हम उर्वरक डालते हैं तो उस तरह से वो कहते हैं कि मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं और बहुत सारी जो मेरी कल्पनाएं हैं या बहुत अलग अलग चीजें, जो विचार जो मेरे मन में आते हैं, उनसे मैं उन्हें सींचता हूँ। तो जिस प्रकार से खेत में जब फसल उगती है, ठीक है, तो फसल को तो एक टाइम के बाद काट लिया जाता है, लेकिन ये जब मेरे कागज के पन्ने पर जो ये मेरी जो प्रोडक्ट मेरा आता है, यानी कि जो मेरा काम जो इस पर हो जाता है, जब मैं इतनी मेहनत खेत में करता हूँ और इतनी मेहनत में कागज पे करता हूँ, मैं उसको उस पे लिखता हूँ, मैं उसमें नए पन्ने बनाता हूँ। तो जिस तरह से जब खेत में फसल आने लगती है, इसी तरह से मैं धीरे धीरे जो है, जब मेरी पंक्तियां बनने लगती हैं तो क्या होता है, उनमें भी रस आने लगता है, आनंद आने लगता है। और ये जब एक तरह से पूरी तरह से खेत जब पक जाता है, तो यानी कि मेरी कविता भी जब कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो उसमें पूर्ण रूप से वो रस आ जाता है, वो सौंदर्य आ जाता है। और क्योंकि खेत में जो फसल है उसको एक बार के लिए काट लिया जाता है, लेकिन मेरे जो कविता का जो आनंद है वो कभी ना समाप्त होने वाला है। यानी कि ये मेरा जो, जैसे उन्होंने कहा कि खेत में जो अन्न उगेगा वो भी एक साल के बाद खत्म हो जाएगा, यानी कि फिर से उस पर उगाना पड़ेगा, लेकिन मेरी कविता का जो आनंद है, मेरी कविता का जो रस है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो क्या होगा, आगे तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने छोटे चौकोने खेत की तुलना जो है कागज के पन्ने से की है। अब देखिए यहां तक हमारा, यानी कि प्रश्न 7 तक हमारा काव्य खंड कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न 8। प्रश्न 8 जो है वो अब आपके गद्य खंड, यानी कि आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। आरोह पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड से लिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है ये भी एक गद्यांश है। अब इस गद्यांश में से भी, ये क्योंकि पाठ्य पुस्तिका से आधारित गद्यांश है, यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी कि आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं और दोनों में से आपने किसी एक को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो देखिए ये चैप्टर भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है गद्यांश के तौर पर तो ये अक्सर ही आता है। भक्तन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है। यहाँ पर लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो वो कहती है भक्तन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। तो देखिए लेखिका यहाँ पर भक्तन के बारे में बता रही हैं। आपने चैप्टर पढ़ा है भक्तन, और यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया। तो वो कहती है कि भक्तन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है, यानी कि वैसे तो जो भक्तन है मैं स्वामी हूँ और वो सेवक है, ठीक है, हम दोनों के बीच सेवक और स्वामी का संबंध है, क्योंकि
लेकिन वो कहती है कि यह कहना कठिन है। थोड़ा सा ये कहना कि मेरे और उसके बीच सेवक और स्वामी का संबंध है, ये कहना मुझे थोड़ा सा कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि वो कहती है कि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। यानी कि मेरा मन है कि मैं अपने सेवक को अपनी सेवा से निकाल दूं, लेकिन चाहकर भी मैं नहीं निकाल पा रहा हूं। तो शायद ऐसा कोई स्वामी होगा, ठीक है। और दूसरा वो कहती है कि ऐसा कोई सेवक भी आपने नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जा कहने पर, यानी कि कोई कहते हैं कि तुम कल से काम पर मत आना, तुम काम छोड़ दो, तुम चले जाओ, मुझे अब नहीं करवानी भाई, तुमसे काम नहीं करवाना। कोई ऐसा सुनकर भी अवज्ञा से केवल हंस दे, ठीक है ना, जिसको फर्क ही ना पड़े कि क्या कहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भक्तन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, यानी कि भक्तन को आप नौकर कहें ये उतना ही असंगत है, या सेवक कहें ये उतना ही असंगत है जितना आप अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे और उजाले, यानी कि जैसे रात के टाइम पे अंधेरा आता है, आप कुछ नहीं कह सकते भाई तू क्यों आया, ठीक है। सुबह हो रही है, आपके घर में धूप आ रही है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते भाई तू क्यों आया या तू रात को क्यों नहीं आता, ठीक है। तो ये बिल्कुल उतना ही असंगत है। और आपके आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना कि तुम गर्मियों में ही क्यों आते हो, सर्दियों में क्यों नहीं आते, या तुम मत निकलो, तुम मत आओ, क्योंकि वो उनकी अपनी मर्जी है। तो सेम यहाँ पर भक्तन की भी अपनी मर्जी चलती है। तो वो कहती है कि भक्तन को नौकर कहना या उनको नौकरी से निकालना या मुझे सेवक कहना उतना ही असंगत है जितना कि एग्जाम्पल्स में उन्होंने बताया। अब देखिए लेखक भक्तन और लेखिका के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। अब ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, भक्तन जो है वो उसके और लेखिका के पारस्परिक संबंधों को, तो आपने देखा कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कि किस तरह से भक्तन को लेखिका ने सेविका के रूप में रखा था, और कैसे उनकी शुरुआत हुई थी कि वो वहां पर वो कहती थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो वो जिस तरह की चीजें यानी कि ऐसा होता है ना कि हम सेवक को ऑर्डर देते हैं कि आपको ये हमारे लिए खाने पर बनाना है, लेकिन यहाँ पर उल्टा था। वो कहती है कि आपको ये चलो मैं आपको ये खिलाती हूँ कि मेरे गांव में ये खाते हैं, मैं ये बनाती हूँ, मैं ये बनाती हूँ। तो वो ये सारी चीजें करती थी, और वहीं से मतलब घर पर उनका बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो सेवक है या वो सेविका है या वो मालिक है। तो काफी सारी चीजें थी, जैसे वो बाकी चीजों के बारे में भी बताती है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा है सेविका के रूप में भक्तन के व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। सेविका के रूप में भक्तन की व्यक्तित्व की, तो वो क्या कहते, सेविका के रूप में भक्तन जो है बिल्कुल इस तरह से थी कि वो कभी भी अपने आप को ना तो सेविका समझती थी और ना ही वो अपनी मालकिन को यानी कि स्वामी को स्वामी समझती थी। वो क्या करती थी, वो उनको अपनी तरह से, जैसे मैंने कहा कि वो उन्हें अपनी तरह से ट्रीट करती थी और बिल्कुल उसी तरह से उनसे बात भी करती थी। और जैसे घर का सामान, लेखिका कहती हैं कि मैं कोई भी सामान कभी भी जब इधर उधर रख देती थी तो वो सफाई करने के बहाने उसे उठाकर कहीं और रख देना, कहीं कभी इधर रख देना, कभी उधर रख देना, या इस तरह से वो कर दिया करती थी। और जिस तरह से मतलब ऐसा कोई उनके अंदर भाव नहीं था कि वो सेविका है या उस तरह का काम वो करती है। अब देखिए भक्तन को नौकर कहना किस रूप में असंगत होता है। देखिए भक्तन को नौकर कहना इसीलिए असंगत है क्योंकि यहाँ पर सेम लगभग सेम से आंसर इनके आ रहे हैं। तो आप देखिए जरा इसको घर पर एक बार पढ़िए, और चैप्टर अगर आपने अच्छे से समझा है तो 3 में से 2 प्रश्न आप इसके आसानी से कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है, लगभग सेम टाइप के यहाँ पर आपके प्रश्न हैं। अगला है आपका जो प्रश्न, यानी कि इसी का सेकंड पार्ट, इसमें से एक आपने करना है। तो यह कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख वह अपने भाव रस उस अनासक्त कृषि बल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षु दंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोदान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो,
वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यह बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है और वह इशारा है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये हमारा काव्यांश है। इस चैप्टर को जरा घर से पढ़ें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस बार कुछ चेंजेस आपके हुए हैं। जो आपका 2023 से जो आपका ये पेपर आया है, इसमें जैसे ये वाला आपका गद्यांश भी दूसरी बार आपका यहाँ पर यानी कि फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। इससे पहले आपका इसमें से कोई और गद्यांश आता था, लेकिन अभी कुछ और आया है, तो इसको एक बार घर पर पढ़ लें। बाकी तो ये बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया, कालिदास के काव्य की प्रतिभा की तुलना कृषिवल्ली से किस रूप में की गई है, रजोधान का सिंह द्वार क्या संदेश देता है, और पेड़ों और फूलों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो जैसे यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं कि हमें आंसर खुद ही मिल गया है कि पेड़ों और फूलों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि एक तरह से ये कभी भी अपने आप में समाप्त होने वाली चीजें नहीं है। अब देखिए कैसे हम कह सकते हैं कि ये समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनता रहता है, ठीक है ना। पेड़ जो है उस पर फल लगेंगे, उसमें बीज आएंगे, फिर उस बीज से फिर नया पेड़ बनेगा, ठीक है। और उसकी लकड़ी हर जगह काम आएगी, हर तरह से काम आएगी, उसके फल फूल पत्ते हर तरह से काम आते हैं। तो ये क्या है, ये एक चीज को, यानी कि ये एक चीज से दूसरी वस्तु को दिखाने के लिए, यानी किसी अन्य वस्तु की दिखाने के लिए उठी हुई एक उंगली है। यानी कि इसके बाद जो है कुछ और आने वाला है, इसके बाद कुछ और आने वाला है। यानी कि जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसमें आगे बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अपने काव्य खंड को समाप्त करके अपने गद्य खंड को स्टार्ट किया है। यानी कि गद्य खंड से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने गद्य खंड के केवल एक प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस किया है, जो है हमारा पठित गद्यांश। तो इसको घर पर जाकर कुछ चैप्टर्स जो इस बार हमने देखे हैं उनको जरा पढ़ लें। बाकी हम अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न और आगे का जो पेपर है, यानी कि हमारी सेकंड बुक से रिलेटेड प्रश्न है, उनको डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।